हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। तो आज हम स्टार्ट करने वाले हैं मेटल एंड नॉन मेटल। तो फर्स्ट ऑफ ऑल मेटल क्या होता है। मेटल वो एलिमेंट होता है जिसके पास क्या एबिलिटी होती है, इलेक्ट्रॉन लूज़ करने की एबिलिटी होती है। इसी एबिलिटी की वजह से इनका जो नेचर है वो किस टाइप का होता है, दीज आर इलेक्ट्रो पॉजिटिव इन नेचर। ठीक है, मतलब इलेक्ट्रॉन छोड़ते हैं इसलिए इन पे पॉजिटिव चार्ज आता है, दैट इज़ वाई दे आर इलेक्ट्रो पॉजिटिव इन नेचर। तो मेटल के हमारे पास बहुत सारे एग्जांपल होते हैं, बट आपको एक्सेप्शंस पर ज़्यादा फोकस रखना है। मेटल्स जनरली क्या होते हैं, हार्ड होते हैं, बट हमारे पास एक्सेप्शन क्या होती है, एक्सेप्ट सोडियम एंड पोटेशियम। ये दोनों हमारे पास कैसे मेटल्स होते हैं, सॉफ्ट मेटल्स होते हैं। दीज आर सॉफ्ट मेटल्स। ओके। सेकंड जो प्रॉपर्टी हमारे पास होती है कि मेटल जो होते हैं वो अच्छे कंडक्टर होते हैं हीट और इलेक्ट्रिसिटी के, तो दे आर गुड कंडक्टर। बट एक्सेप्शन हमारे पास क्या होती है, यहाँ पर एक्सेप्शन हमारे पास है लेड। लेड जो होता है पुअर कंडक्टर होता है इलेक्ट्रिसिटी का। थर्ड जो हमारे पास प्रॉपर्टी है कि जो मेटल्स होते हैं वो जनरली किस फॉर्म में एग्जिस्ट करते हैं, सॉलिड की फॉर्म में एग्जिस्ट करते हैं। बट हमारे पास एक्सेप्शन क्या होती है, एक्सेप्शन इज़ मर्क्यूरी। मर्क्यूरी किस फॉर्म में एग्जिस्ट करता है, लिक्विड की फॉर्म में एग्जिस्ट करता है। फोर्थ हमारे पास है कि मेटल्स का जो मेल्टिंग पॉइंट होता है जनरली बहुत ज़्यादा हाई होता है। बट अगेन हमारे पास यहाँ पे एक्सेप्शन क्या होती है, द एक्सेप्शन इज़ गैलियम। ओके, द एक्सेप्शन इज़ गैलियम। ठीक है, गैलियम का सिंबल होता है Ga। ओके। तो गैलियम वो मेटल होता है जो आपके हाथ से हीट लेके क्या होता है, मेल्ट हो जाता है। तो मेटल का मेल्टिंग पॉइंट जनरली हार्ड होता है, बट एक्सेप्शन हमारे पास क्या है, गैलियम है। ठीक है। अगर हम लोग मेटल की प्रॉपर्टीज़ के बारे में बात करें तो मेटल की जो प्रॉपर्टीज़ होती हैं, मतलब एक्सेप्शंस इतनी आपके लिए सफिशिएंट है, इससे ज़्यादा आपको जाने की ज़रूरत नहीं है। नेक्स्ट हमारे पास आता है कि मेटल के रिएक्शंस क्या क्या होते हैं। मेटल के रिएक्शंस, मेटल का जो फर्स्ट रिएक्शन होता है वो होता है एसिड के साथ। एसिड के साथ, ठीक है। जब मेटल एसिड से रिएक्ट करता है तो क्या क्रिएट करता है, तो जब भी कोई मेटल किसी एसिड के साथ रिएक्ट करेगा तो वो क्या फॉर्म कर देगा, मेटल का सॉल्ट फॉर्म कर देगा। और उसके साथ कौन सी गैस रिलीज़ करेगा, H2 गैस रिलीज़ कर देगा। इस H2 गैस का हम लोग टेस्ट कैसे करते हैं कि जो H2 गैस होती है वो कैसे बर्न होती है, पॉप साउंड से बर्न होती है। ठीक है, तो जैसे आप रिएक्शन कर रहे हो कि हमारे पास एक कंटेनर है, इस कंटेनर में हमने एसिड डाल रखी है और इसको ऊपर से हमने कवर कर रखा है, और यहाँ से एक कनेक्टिंग ट्यूब है जो किस में जा रही है, वाटर के अंदर जा रही है। यहाँ पे वाटर है आपके पास, दिस इज़ वाटर, और इसमें हमने डाल लिया अपनी एसिड। और एसिड के अंदर जैसे आप क्या इंसर्ट कर दोगे, कोई मेटल का पीस डाल दोगे तो मेटल जो है वो एसिड से रिएक्ट करेगा, यहाँ से हाइड्रोजन गैस लिबरेट होगी। वो हाइड्रोजन गैस इस ट्यूब से मूव करके वाटर के अंदर जाएगी, और वाटर में इसके बबल्स क्या होंगे, बाहर निकलने लग जाएंगे। तो इन बबल्स के पास जब आप क्या लेके आओगे, एक बर्निंग मैच लेके आओगे, तो वो कैसे बर्न हो जाता है, पॉप साउंड जनरेट करता है। बेसिकली जैसे बबल पॉप होता है, सेम उसी तरीके से आपकी साउंड आती है। तो मेटल का रिएक्शन जब एसिड से होगा तो क्या क्रिएट होगा, मेटल का सॉल्ट क्रिएट होगा, साथ में H2 गैस क्रिएट होगी। अब यहाँ पर हमारे पास कुछ एक्सेप्शंस भी होते हैं, पहले दो रिएक्शंस हम करके देख लेते हैं। जैसे हमने मेटल ले लिया हमने, चलो सोडियम, उसमें आप डाल रहे हो एसिड, एसिड हमारे पास कौन सी होगी, HCl। तो आपको इतना तो पता है कि आपको H2 गैस रिलीज़ करनी है, तो यहाँ से H2 गैस बाहर निकल जाएगी, ये हो गया H2 गैस रिलीज़। और Na के साथ कौन कनेक्ट हो जाएगा, Cl आगे कनेक्ट हो जाएगा, तो NaCl प्लस H2 हमारे पास गैस फॉर्म हो जाएगी। ठीक है। सेकंड एग्जांपल अगर हम देखें तो इसमें सपोज आप ले लेते हो Fe। Fe के साथ अगर आप HCl या H2SO4 डाल दो तो अब क्या होगा, H2 गैस आपके यहाँ से बाहर आ जाएगी और Fe के साथ कनेक्ट हो जाएगा SO4, तो FeSO4 प्लस H2 गैस हमारी रिलीज़ हो जाएगी। ठीक है। ये जो रिएक्शन हम लोग कर रहे हैं, क्योंकि ये एक मेटल का रिएक्शन है एसिड के साथ, तो ये एक सिंगल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन भी है। दिस इज सिंगल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। तो उसके लिए आपको रिएक्टिविटी सीरीज भी याद करनी है, उसके अकॉर्डिंग आप इन रिएक्शंस को कर सकते हैं। ठीक है। अब यहाँ पे हमारे पास एक्सेप्शन क्या है, फिर हम लोग रिएक्टिविटी सीरीज़ के बारे में बात करेंगे, उसकी एप्लीकेशंस। फर्स्ट ऑफ ऑल एक्सेप्शन क्या है, एक्सेप्शन हमारे पास होती है HNO3। HNO3 वो एसिड होती है जब वो किसी मेटल के साथ रिएक्ट करती है तो वो H2 रिलीज़ नहीं करती है, H2 के प्लेस पे वो क्या रिलीज़ करती है, H2O रिलीज़ करती है। ठीक है, होना तो क्या रिलीज़ चाहिए था H2, बट रिलीज़ क्या हो रहा है हमारे पास, H2O। तो रीज़न क्या होता है कि HNO3 काफ़ी स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है। तो ये जो हाइड्रोजन हमारा प्रोड्यूस होता है, इस हाइड्रोजन को ये क्या कर देता है, ऑक्सीडाइज कर देता है, और किस में कन्वर्ट कर देता है,
H2O के अंदर कन्वर्ट कर देता है। ठीक है, ये हमारे पास रीज़न होता है। बट यहाँ भी हमारे पास एक्सेप्शन है। एक्सेप्शन हमारे पास क्या है, एक्सेप्ट Mg एंड Mn। Mg एंड Mn को अगर आप छोड़ दो तो बाकी सब जितने भी मेटल्स होते हैं वो H2O रिलीज़ करेंगे। अगर आप Mg और Mn लेके चलते हो तो ये क्या रिलीज़ कर देंगे, H2 गैस रिलीज़ कर देंगे। ठीक है, अब यहाँ पे हम लोग रिएक्टिविटी सीरीज़ भी देख लेते हैं। जो रिएक्टिविटी सीरीज़ होती है उसमें हमने मेटल्स को अरेंज कर रखा होता है इंक्रीजिंग ऑर्डर या डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी के बेसिस पर। तो सबसे टॉप पर जो हमारे पास होता है वो होता है पोटेशियम, सोडियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम। ठीक है, जिंक, आयरन, टिन, लेड, हाइड्रोजन, कॉपर, मर्क्यूरी, एजी, एयू, एनपीटी। ये हमारे पास पूरी सीरीज़ है। ओके, सबसे टॉप पे जो रिएक्टिव मेटल होता है वो हमारे पास होता है पोटेशियम। जैसे जैसे आप पोटेशियम से नीचे की तरफ मूव करते जा रहे हो, पोटेशियम से आप प्लेटिनम की तरफ मूव कर रहे हो, तो रिएक्टिविटी हमारी कम होने लग जाती है। जिसमें यहाँ पर हाइड्रोजन आ रहा है। इवन दो हाइड्रोजन एक नॉन मेटल है, फिर भी उसको मेटल की रिएक्टिविटी सीरीज में डाला गया है क्योंकि कुछ मेटल्स की रिएक्टिविटी हाइड्रोजन से भी पुअर होती है। अब इस रिएक्टिविटी सीरीज के बेसिस पर MCQ आपसे पूछ सकता है या फिर आपसे थ्योरेटिकल क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं। लाइक सिंपल सा क्वेश्चन है कि कॉपर के कंटेनर में क्या हम HCl ट्रांसपोर्ट कर सकते हैं या नहीं। ओके, तो अगर आप कॉपर का कंटेनर लेते हो और उसमें आप HCl डाल दो, तो क्या HCl कॉपर के साथ रखने पर सेफ रहता है या नहीं रहता। तो उसके लिए आपको क्या देखना है कि कॉपर क्या HCl के साथ रिएक्शन कर सकता है या नहीं कर सकता। ठीक है, तो कॉपर हमारे पास इस पोजीशन पर है और उससे ऊपर हमारे पास हाइड्रोजन आता है। तो दैट मीन्स जो कॉपर हमारे पास है वो लीस्ट रिएक्टिव मेटल है। दिस इज लीस्ट रिएक्टिव मेटल। और उसके कंपैरिजन में हाइड्रोजन क्या है, ज़्यादा रिएक्टिव है। तो लीस्ट रिएक्टिव मोर रिएक्टिव को उसके प्लेस से डिस्प्लेस नहीं कर सकता है, इसलिए इनके बीच में कोई भी रिएक्शन नहीं होगा। तो कॉपर के कंटेनर में HCl, H2SO4, HNO3 इन सब को स्टोर करना या ट्रांसपोर्ट करना काफ़ी ईजी है और सेफ मेथड होता है क्योंकि उनका रिएक्शन कॉपर के साथ नहीं होगा। बट उसके प्लेस पे सपोज़ आपने आयरन का कंटेनर ले लिया होता और उसमें आप H2SO4 ट्रांसफ़र करना चाहते हो, तो अब क्या सेफ़ है उसको ट्रांसपोर्ट करना या नहीं। तो उसके लिए आप रिएक्टिविटी सीरीज़ देखिए। इस पोजीशन पे आयरन है और आयरन के काफ़ी नीचे कौन है, हाइड्रोजन है। मतलब आयरन हमारा अब क्या हो गया, मोर रिएक्टिव एलिमेंट हो गया। दिस इज़ मोर रिएक्टिव इन कंपैरिजन टू हाइड्रोजन। तो मोर रिएक्टिव वाला लेस रिएक्टिव को उसकी पोजीशन से हटा देता है और क्या क्रिएट हो जाएगा, FeSO4, और साथ में क्या रिलीज हो जाएगी, H2 गैस रिलीज हो जाएगी। तो छोटे मोटे क्वेश्चन है जो रिएक्टिविटी सीरीज के बेसिस पर होते हैं वो आपको ध्यान रखने हैं। सेकेंड रिएक्शन हमारे पास होता है एयर के साथ। तो एयर के साथ जब मेटल रिएक्ट करता है, मतलब मेटल का रिएक्शन जब आप एयर के साथ करते हो तो क्या क्रिएट होता है, मेटल का ऑक्साइड क्रिएट हो जाता है। ये जो मेटल का ऑक्साइड होता है ये किस नेचर का होता है, बेसिक नेचर का होता है। ठीक है, जैसे आपने लिया Na और Na का रिएक्शन कराया आपने O2 के साथ, तो आपको क्या मिल जाएगा, Na2O। मैं कोई भी रिएक्शन बैलेंस्ड फॉर्म में नहीं लिख रहा हूँ, बैलेंस आप लोग खुद कर सकते हैं, इतना तो आपको आता ही होगा। तो सोडियम का रिएक्शन जब O2 के साथ करेंगे तो Na2O बन जाएगा। ये जो मेटल का ऑक्साइड बना है ये बेसिक क्यों है, क्योंकि अगर मैं इसको वाटर में डिज़ोल्व कर देता हूँ तो वाटर में डिज़ोल्व होने पर ये क्या क्रिएट कर लेता है, NaOH क्रिएट कर लेता है जो एक बेस होता है। इसलिए मेटल के ऑक्साइड किस नेचर के होते हैं, बेसिक नेचर के होते हैं। ठीक है, तो जब भी मेटल का रिएक्शन आप किससे करोगे, एयर के साथ या ऑक्सीजन के साथ, हमेशा मेटल का ऑक्साइड बनता है। और साथ में क्या बेसिकली होता है कि जो H2O में अगर इनको डिज़ोल्व किया जाए तो H2O में डिज़ोल्व होने पर ये क्या बन जाते हैं, बेस बन जाते हैं। इसलिए मेटल ऑक्साइड किस नेचर के होते हैं, बेसिक नेचर के होते हैं। ठीक है, अब एक चीज़ आपको यहाँ ध्यान रखनी है, यहाँ पे स्पेशल एग्जांपल है Mg का। जैसे हमारे पास Mg की कोई रॉड है और उस रॉड को हम लोग क्या करना चाहते हैं, बर्न करना चाहते हैं। तो मैग्नीशियम के ऊपर क्या होता है, एक प्रोटेक्टिव लेयर होती है या पैसिव लेयर होती है, इनर्ट लेयर होती है। वो लेयर किसकी होती है, ऑक्साइड की लेयर होती है। इट इज़ प्रोटेक्टेड बाय ऑक्साइड लेयर। अगर हम इसका रिएक्शन अब O2 के साथ करते हैं तो O2 जो होता है वो मेटल के कांटेक्ट में आ ही नहीं पाता क्योंकि उसके पास बीच में क्या है, एक बाउंड्री है, एक प्रोटेक्शन है। वो प्रोटेक्शन किस चीज़ की है, ऑक्साइड की प्रोटेक्शन है। उस प्रोटेक्शन की वजह से O2 का रिएक्शन Mg के साथ नहीं हो सकता। तो अगर आपको रिएक्शन करवाना ही है तो आपको क्या करना पड़ेगा, सैंड पेपर लेना पड़ेगा
और सैंड पेपर से पहले इसको आप क्या करेंगे, स्क्रैच करेंगे। स्क्रैच करने पर उसकी जो ऑक्साइड लेयर है वो क्या हो जाती है, दिस ऑक्साइड लेयर गेट रिमूव्ड। फिर हमारा जो मेटल होता है वो क्या होता है, ओटो के कांटेक्ट में आ सकता है और सिंपल जो रिएक्शन हमारे पास होता है जिसमें मेटल का ऑक्साइड बनता है वो क्रिएट हो सकता है। ठीक है, तो एयर वाले केस में आपको Mg ध्यान रखना है। और दूसरा हमारे पास Al होता है, Al के साथ भी सेम यही होता है। Al पे भी कौन सी लेयर होती है, ऑक्साइड की लेयर होती है। ठीक है, इसलिए एल्यूमिनियम जो होता है वो ज़्यादातर हम किसके लिए यूज़ करते हैं, जो एयरक्राफ्ट वगैरह बनाने होते हैं, प्लेन्स हो गए, एयरक्राफ्ट हो गए, उनकी फॉर्मेशन के लिए यूज़ होता है। क्या रीज़न है उसका, पहला रीज़न तो ये कि एल्यूमिनियम जो होता है काफ़ी लाइट वेट का मेटल होता है। और सेकंड रीज़न क्या है कि उसकी सरफेस पे क्या प्रेजेंट होती है, एक ऑक्साइड लेयर प्रेजेंट होती है। ये ऑक्साइड लेयर फिर से किस नेचर की होती है, इनर्ट नेचर की होती है, नॉन रिएक्टिव होती है। और जब ये मेटल वाटर के कांटेक्ट में आता है या एयर के कांटेक्ट में आता है तो उसके साथ वो रिएक्ट नहीं करता है। दैट इज़ वाई इसको प्रेफर करते हैं हम लोग चीज़ें वगैरह बिल्ड करने के लिए, लाइक एयरक्राफ्ट हो गया, प्लेन्स हो गए, उनको बिल्ड करने के लिए इसको यूज़ किया जाता है। थर्ड रिएक्शन हमारे पास होता है इसका डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में क्या होता है कि हमारे पास दो कंपाउंड होते हैं। जैसे हमने लिया कंपाउंड ए, एक्वस फॉर्म में लेना है, और प्लस में ले लिया अपने कंपाउंड बी, ये भी आपको कौन सी फॉर्म में लेना है, एक्वस फॉर्म में लेना है। तो जब रिएक्शन होता है तो यहाँ जो हमारे पास मेटल आयंस होते हैं, इसमें जो मेटल होगा और इस कंपाउंड में जो मेटल होगा वो अपनी पोजीशंस क्या कर लेते हैं, इंटरचेंज कर लेते हैं। ठीक है, जैसे एग्जांपल के लिए हमने लिखा कि हमारे पास है BaSO4 और उसके अंदर आपने डाल दिया NaCl। तो अब रिएक्टिविटी सीरीज मैटर नहीं करती है, क्योंकि डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में रिएक्टिविटी सीरीज का कोई रोल नहीं होता, वो रोल सिर्फ इसमें होता है, सिंगल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में होता है। तो आपको चेक करना है कि हमारे पास मेटल कौन कौन से हैं। यहाँ पर बेरियम है, यहाँ सोडियम है, तो बेरियम चला जाएगा सोडियम के प्लेस पे और सोडियम आ जाएगा बेरियम के प्लेस पे। तो क्या रिजल्ट आ जाएगा हमारे पास, वी विल गेट BaCl2 और उसके साथ क्या क्रिएट हो जाएगा, Na2SO4 क्रिएट हो जाएगा। ओके, बैलेंस तो आप लोग कर ही सकते हैं, तो मैं सिंपल आपको रिएक्शंस करवा के दिखा रहा हूँ बस। अच्छा, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में क्या होता है, कभी कभी जो हमारे पास कंपाउंड बनते हैं उनके अपने कुछ कलर्स भी आते हैं। तो मैं कुछ स्पेसिफिक कंपाउंड से कलर मेंशन कर रहा हूँ, उतने आप लोग लर्न कर लेना, उससे ज़्यादा की हमें कोई नीड नहीं है। जैसे अगर हम बात करते हैं BaSO4 की, या हमने बात करी AgCl की। ओके, तो ये जो सॉल्ट होते हैं ये किस नेचर के सॉल्ट होते हैं, दीज आर वाइट सॉल्ट। इनका कलर कैसा होता है, वाइट होता है। अगर आप AgBr के बारे में बात करो, या फिर आप AgI के बारे में बात करो, या PbI2 हो गया हमारे पास, ये सब किस कलर के होते हैं, ये होते हैं येलो कलर के। ठीक है, इनका कलर कैसा होता है, येलो होता है। फिर अगर आप ब्लैक कलर देखो तो कॉपर सल्फाइड हो गया या कॉपर ऑक्साइड हो गया, इनका नेचर कैसा होता है, मतलब कलर कैसा होता है, ब्लैक होता है। अगर आप लोग कॉपर सल्फेट के बारे में बात करें या फिर आप कॉपर नाइट्रेट के बारे में बात करें तो इनका कलर कैसा होता है, ब्लू होता है। ठीक है, ZnSO4 हो गया हमारे पास। ZnSO4 कैसा होता है, बेसिकली कलरलेस होता है, दिस इज़ कलरलेस। ठीक है, इतना तो आपको ध्यान रखना ही है। और थोड़े से और ऐड करना चाहें तो इसमें हम ऐड कर सकते हैं Fe2O3, और Fe2O3 होता है रेडिश ब्राउन, दिस इज़ रेडिश ब्राउन। और अगर हम FeSO4 के बारे में बात करते हैं तो FeSO4 का जो विड्रॉल होता है, मतलब उसके साथ क्या अटैच होते हैं, वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन विच इज़ FeSO4.7H2O, तो ये होता है ग्रीन कलर का। अगर हम ब्लू विड्रॉल के बारे में बात करें विच इज़ कॉपर सल्फेट डॉट 5H2O, ये हमारे पास किस कलर का होता है, ब्लू कलर का होता है। ठीक है, NO2 गैस अगर आपकी रिलीज़ हो रही है तो NO2 किस कलर की होती है, ब्राउन कलर की होती है। और अगर Cl2 गैस रिलीज़ हो रही है तो ये हमारे पास येलो ग्रीनिश कलर की होती है, येलो ग्रीन कलर होता है इस गैस का। ठीक है, तो इतना आपने ध्यान रखना है। अगर मैं एक और इसमें ऐड कर दूं तो लेट्स से कि हम लोग ऐड करना चाहते हैं PbO2, तो PbO2 किस कलर का होता है, दिस इज़ येलोइश ब्राउन। ओके, इतने कलर्स बस आप लोग ध्यान रखना कंपाउंड के, इतने में आपका काम चल जाएगा। ओके, फोर्थ रिएक्शन हमारे पास किसके साथ होता है, वाटर के साथ होता है। वाटर के साथ तीन तरीके से रिएक्शन होता है।
अगर वाटर आप कौन से फॉर्म में लेते हो, कोल्ड फॉर्म में लेते हो, तो कोल्ड फॉर्म में कौन कौन रिएक्ट कर सकता है, सोडियम रिएक्ट कर सकता है, पोटेशियम रिएक्ट कर सकता है एंड कैल्शियम रिएक्ट कर सकता है। अगर आप हॉट वाटर लेते हो तो हॉट वाटर के साथ सिर्फ कौन रिएक्शन करता है, एम रिएक्ट करता है। और अगर आप स्टीम लेते हैं, स्टीम, तो स्टीम के साथ कौन रिएक्ट करता है, स्टीम के साथ रिएक्ट करता है Fe एंड Al। रिएक्शन अगर आप देखें तो इन दोनों के रिएक्शन सिमिलर होते हैं। मतलब अगर आप मेटल ले रहे हो और उसमें आप क्या डाल रहे हो, वाटर डाल रहे हो, वाटर का मैं HOH फॉर्म में लिख रहा हूँ, तो आपके पास क्या बन जाता है, मेटल का हाइड्रोक्साइड बन जाता है और H2 गैस क्या होती है, रिलीज हो जाती है। जैसे एग्जांपल के लिए हमने यहाँ पे सोडियम ले लिया और सोडियम के अंदर आप वाटर डाल रहे हो, तो वाटर का मैं ऐसे लिख रहा हूँ HOH फॉर्म में, ताकि आपको क्लियर हो जाए कि प्रोडक्ट बन कैसे रहा है। तो यहाँ से आपको Na उठाना है, यहाँ से आपको OH उठाना है, दोनों को कंबाइन करके लिखना है। तो आपके पास आ जाएगा NaOH और H कौन से फॉर्म में बाहर हो जाएगा, H2 की फॉर्म में बाहर हो जाएगा। चाहे आप कैल्शियम लो, पोटेशियम लो या सोडियम लो, रिएक्शन आपका कॉमन रहता है। बट मैग्नीशियम जब आप यूज़ करते हो तो मैग्नीशियम ना कोल्ड वाटर से रिएक्ट नहीं करेगा, मैग्नीशियम के साथ रिएक्ट करेगा, हॉट वाटर के साथ रिएक्ट करेगा। रिएक्शन का रिजल्ट हमारा सेम ही बनेगा कि Mg के साथ आप वाटर ऐड कर रहे हो, तो Mg का कनेक्शन किसके साथ हो जाएगा, Mg का कनेक्शन हो जाएगा OH के साथ। Mg पर होता है +2, OH पे -1, तो फॉर्मूला बन जाएगा MgOH की होल ट्वाइस, और साथ में कौन सी गैस रिलीज हो जाएगी, H2 गैस रिलीज हो जाएगी। ठीक है। बट जब हम आयरन का रिएक्शन करते हैं या एल्यूमिनियम का रिएक्शन करते हैं तो उसमें थोड़ा सा डिफरेंस आता है कि हाइड्रोक्साइड के प्लेस पे क्या मिल जाता है, ऑक्साइड मिल जाता है। मतलब ये लोग क्या फॉर्म करने वाले हैं, ऑक्साइड फॉर्म करने वाले हैं। तो जैसे आपने Fe लिया और उसमें आपने H2O डाल दिया, गैसेस फॉर्म में, मतलब स्टीम के साथ रिएक्शन कर रहे हैं। या आप Al लेते हो, उसमें आप स्टीम डाल दो, H2O गैसेस फॉर्म में, तो ये स्टीम के साथ ही रिएक्शन करते हैं, मतलब गैसेस फॉर्म के साथ इनका रिएक्शन होता है और ये ऑक्साइड बनाएंगे। ये बना लेगा Fe2O3, ये बना लेगा Al2O3 और साथ में ये रिलीज़ कर देगा H2 गैस। लाइकवाइज ये भी क्या रिलीज़ कर देगा, H2 गैस रिलीज़ कर देगा। ठीक है, तो ये रिएक्शन होता है वाटर के साथ। अब यहाँ से एक थ्योरेटिकल क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि अगर हम एक मेटल लेते हैं और उसको हम वाटर में डिप करते हैं, जैसे हमने एक कंटेनर लिया, उसमें वाटर डाल दिया और उसमें कोई मेटल डाल दिया। सपोज मेटल हमारे पास, दिस इज़ अवर मेटल, ये मेटल हमने इसमें डाल दिया। ये जो मेटल होता है अगर ये सरफेस पे आके फ्लोट करने लग जाता है, मतलब ये सरफेस पे आके क्या कर रहा है, फ्लोट कर रहा है, तो आपसे पूछेगा ये कौन सा मेटल है और ये फ्लोट कर क्यों रहा है। तो मेटल ये हमारे पास कौन होता है, कैल्शियम होता है। कैल्शियम का रिएक्शन जब आप वाटर के साथ कराओगे तो कौन सी गैस रिलीज होती है, H2। ये H2 गैस के जो बबल्स होते हैं वो कैल्शियम के साथ क्या होते हैं, स्टिक हो जाते हैं, जिससे कैल्शियम का वेट कम हो जाता है और कैल्शियम सरफेस पे आके क्या करना स्टार्ट कर देता है, फ्लोट करना स्टार्ट कर देता है। अगर हम यहाँ से क्वेश्चन और बनाएं कि सोडियम पोटेशियम को हम लोग, सोडियम है एंड पोटेशियम है, उसको हम लोग कैरोसिन में डाल के क्यों रखते हैं, कैरोसिन ऑयल में प्लेस करके क्यों रखते हैं, तो रीज़न काफ़ी सिंपल है कि अगर हम सोडियम या पोटेशियम को एयर में रखेंगे तो एयर में रिएक्ट करके ये क्या बना लेते हैं, अपने रिस्पेक्टिव ऑक्साइड बना लेते हैं, कंबस्ट हो जाते हैं। ठीक है। और अगर इनको वाटर में आप डालोगे तो वाटर में डालने पर क्या होता है, ये H2 गैस रिलीज़ कर देते हैं। बट प्रॉब्लम ये है कि ये जो रिएक्शन होता है ये हाईली एक्सोथर्मिक रिएक्शन होता है, और एक्सोथर्मिक रिएक्शन में क्या रिलीज़ होती है, एनर्जी रिलीज़ होती है, और ये रिलीज्ड एनर्जी हाइड्रोजन के पास जाती है और हाइड्रोजन उस एनर्जी से क्या हो जाता है, बर्स्ट हो जाता है, ब्लास्ट हो जाता है बेसिकली कंटेनर में आपके पास, अगर आप ज़्यादा क्वांटिटी में सोडियम या पोटेशियम वाटर में डाल दें। ठीक है। तो सोडियम या पोटेशियम को कहाँ स्टोर किया जाता है, कैरोसिन में स्टोर किया जाएगा, क्योंकि कैरोसिन के साथ इसका कोई रिएक्शन नहीं होता। ओपनली एयर में रखेंगे तो ऑक्साइड बना लेगा, रिएक्ट कर जाएगा। अगर आप वाटर में रखेंगे तो हाइड्रोक्साइड बना लेगा, रिएक्ट कर जाएगा। और सेकंड प्रॉब्लम क्या है कि ऑक्स जब वो वाटर से रिएक्ट करता है तो एक्सोथर्मिक कैटेगरी का रिएक्शन होता है, एनर्जी रिलीज होगी जो किसको बर्स्ट कर देगी, हाइड्रोजन गैस को बर्स्ट कर देगी, तो वो भी इसमें डालना सेफ नहीं है। तो उसको किस में डाल के रखते हैं हम लोग, कैरोसिन ऑयल में डाल के रखते हैं। ठीक है, तो ये रिएक्शन हो गया हमारे पास वाटर के साथ। नेक्स्ट टॉपिक हमारे पास है एम्फोटेरिक ऑक्साइड। एम्फोटेरिक ऑक्साइड ऐसे ऑक्साइड जो एसिड भी होते हैं और बेस भी होते हैं, मतलब उनका जो बिहेवियर है वो ड्यूअल बिहेवियर होता है, दो प्रॉपर्टीज़ कैरी कर रहे हैं। वो एसिड की तरह भी बिहेव कर सकते हैं या फिर वो बेस की तरह भी क्या कर सकते हैं, बिहेव कर सकते हैं। उनको हम लोग क्या बोलते हैं, एम्फोटेरिक ऑक्साइड्स कहते हैं। तो दोज ऑक्साइड्स विच कैन एक्ट लाइक अ एसिड और अ बेस डिपेंडिंग अपॉन कि किसका रिएक्शन उसके साथ आप करवा रहे हो, वो हमारे पास एम्फोटेरिक ऑक्साइड होते हैं। और इसके दो एग्जाम्पल हमें याद रखने हैं, एक होता है Al2O3
और दूसरा हमारे पास होता है ZNO। ठीक है, अगर आप Al2O3 लेते हो और उसका रिएक्शन आप किसके साथ करवा रहे हो, HCl के साथ करवा रहे हो, रिएक्शन आपका डबल डिस्प्लेसमेंट में है, इससे कुछ आपको प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। लाइकवाइज अगर आप जिंक ऑक्साइड ले लो, उसका रिएक्शन आप किसके साथ करा दो, HCl के साथ करा दो। ये दोनों रिएक्शन आपके डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है। जो Al है वो किसके प्लेस पे आ जाएगा, H के प्लेस पे, और H चला जाएगा O के प्लेस पे। सेम यहाँ पर होगा, जिंक जाएगा H के प्लेस पे और H आ जाएगा जिंक के प्लेस पे। तो ऊपर क्रिएट हो जाएगा AlCl3, साथ में रिलीज हो जाएगा H2O, नीचे क्रिएट हो जाएगा ZnCl2 और साथ में क्या रिलीज हो जाएगा, H2O। ठीक है, वैलेंसेस क्रॉस करके ही हम लोग फार्मूला बनाते हैं। और अगर आप बेसिकली बेस के साथ रिएक्ट कर रहे हो, जैसे आपने Al2O3 लिया और उसका रिएक्शन बेस के साथ करवा दिया विच इज़ NaOH, और आपने ZNO लिया और उसका रिएक्शन आपने करा दिया बेस के साथ विच इज़ NaOH। तो इसमें ना डबल डिस्प्लेसमेंट वाला फंडा काम नहीं करेगा। इसके लिए आपको डायरेक्टली रिएक्शन याद रखना है कि इसका रिजल्ट क्या बनता है। अब एल्यूमिनियम वाले केस में सॉल्ट क्या बनता है, ये बन जाता है NaAlO2 और साथ में H2O रिलीज हो जाता है, और जिंक के साथ बनता है Na2ZnO2 और साथ में क्या रिलीज हो जाता है, H2O रिलीज हो जाता है। अगर इनका नेम देख लें हम लोग, तो ये हमारे पास होता है सोडियम एल्यूमिनेट, दिस इज सोडियम एल्यूमिनेट, और इसका नाम हमारे पास क्या हो जाएगा, सोडियम जिंकेट, दिस इज सोडियम जिंकेट। अगेन मैं कोई भी रिएक्शन बैलेंस्ड फॉर्म में नहीं लिख रहा हूँ, आपको बैलेंस करना आना चाहिए। लास्ट अगर हम इसमें एक पॉइंट डिस्कस करना चाहें, तो जैसे हमने यहाँ पे उसका रिएक्शन एसिड के साथ करवाया है, तो ये दोनों कैसे बिहेव कर रहे हैं, लाइक अ बेस बिहेव कर रहे हैं। और यहाँ रिएक्शन हमने इसका एक बेस के साथ कराया, तो ये दोनों कैसे बिहेव कर रहे हैं, लाइक अ एसिड बिहेव कर रहे हैं। ठीक है, तो वो स्पेशल ऑक्साइड जो एसिड और बेस दोनों की तरह बिहेव कर सकते हैं, डिपेंड करता है कि उसका रिएक्शन आप किसके साथ करवा रहे हो। उसे हम लोग क्या बोलते हैं, एम्फोटेरिक ऑक्साइड कहते हैं। क्लियर है। नेक्स्ट हमारे पास है नॉन मेटल्स। नॉन मेटल्स जनरली क्या करते हैं, ये इलेक्ट्रॉन गेन करते हैं, और इलेक्ट्रॉन गेन करने की वजह से इन पर एक नेगेटिव चार्ज आता है। तो इनका नेचर कैसा होता है, दीज आर इलेक्ट्रो नेगेटिव इन नेचर। ठीक है, अब यहाँ भी कुछ एक्सेप्शंस हमारे पास हैं कि जो नॉन मेटल होते हैं वो जनरली क्या होते हैं, बहुत सॉफ्ट होते हैं, एक्सेप्ट सिर्फ एक ऐसा नॉन मेटल है जो काफ़ी हार्ड होता है विच इज़ डायमंड। डायमंड काफ़ी हार्ड होता है। नेक्स्ट, मेटल्स का जो मेल्टिंग पॉइंट होता है वो काफ़ी लो होता है, एक्सेप्ट अगेन डायमंड। डायमंड का मेल्टिंग पॉइंट बहुत ज़्यादा होता है। थर्ड हमारे पास है कि बेसिकली क्या होते हैं, पुअर कंडक्टर होते हैं, पुअर कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी एंड हीट। तो यहाँ पे एक्सेप्शन हमारे पास क्या होती है, ग्रेफाइट। ग्रेफाइट क्या होता है, एक अच्छा कंडक्टर होता है। ठीक है, फोर्थ, नॉन लस्टरस होते हैं। ठीक है, दीज आर नॉन लस्टरस। तो नॉन लस्टरस हैं, बट यहाँ पे एक्सेप्शन हमारे पास क्या होती है, एक्सेप्ट आयोडीन। आयोडीन हमारा क्या होता है, लस्टरस नॉन मेटल होता है। नेक्स्ट हमारे पास है कि जनरली जो नॉन मेटल होते हैं वो तीनों स्टेट्स में एग्जिस्ट करते हैं, सॉलिड लिक्विड गैस। बस आपको लिक्विड जो नॉन मेटल है उसका नाम ध्यान रखना है, विच इज़ ब्रोमीन। ठीक है, ब्रोमीन क्या होता है, लिक्विड फॉर्म में एग्जिस्ट करने वाला नॉन मेटल होता है। तो ये हमारे पास नॉन मेटल के कुछ एक्सेप्शंस वगैरह हैं, और नॉन मेटल के रिएक्शंस आपको स्टडी नहीं करने हैं। तो ये हमारे पास रैपअप हो गया नॉन मेटल। ठीक है, अब हम लोग बात करेंगे आयोनिक कंपाउंड्स के बारे में। लेट्स टॉक अबाउट आयोनिक कंपाउंड्स। जो आयोनिक कंपाउंड होते हैं वो कब बनते हैं, जब हमारे पास एक मेटल होता है और दूसरा कौन होता है, एक नॉन मेटल होता है। उनके कॉम्बिनेशन से जो कंपाउंड बनता है उसका नाम क्या होता है, दीज आर आयोनिक कंपाउंड। ऐसा क्यों होता है, ऐसे कंपाउंड जो इलेक्ट्रॉन के एक्सचेंज से बनते हैं उसका नाम क्या होता है, आयोनिक कंपाउंड होता है। ठीक है, देखिए मेटल जनरली क्या करता है, इलेक्ट्रॉन लूज़ करता है, और नॉन मेटल क्या करता है, उसी लूज़ इलेक्ट्रॉन को गेन कर लेता है, जिसकी वजह से मेटल पे पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज नॉन मेटल पे आ जाता है, प्लस माइनस में अट्रैक्शन होती है, और ये दोनों आपस में कंबाइन होकर क्या क्रिएट कर लेते हैं, एक आयोनिक कंपाउंड क्रिएट कर लेते हैं। जैसे एग्जांपल के लिए हमें वो कह रहा है कि आप NaCl की फॉर्मेशन दिखाओ, तो आपको पहले क्या करना है, Na लिख लेना है, फिर आपको यहाँ क्या लिखना है, Cl लिखना है। Na की कॉन्फ़िगरेशन होगी 281, Cl की कॉन्फ़िगरेशन होगी 287। तो आपने ना सिर्फ वैलेंस इलेक्ट्रॉन दिखाने हैं, तो सोडियम के जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन है वो कितने हैं, 1। नेक्स्ट हमारे पास है क्लोरीन। क्लोरीन के वैलेंस इलेक्ट्रॉन हमारे पास कितने हैं, 7। तो 1 2 3 4 5 6 7। अब सोडियम को एक इलेक्ट्रॉन लूज़ करना है ताकि वो अपनी
नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन पे आ जाए, और क्लोरीन को एक इलेक्ट्रॉन गेन करना है ताकि वो भी नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन पे आ जाए। तो सोडियम अपना एक इलेक्ट्रॉन किसको डोनेट कर देगा, Cl को। तो क्योंकि सोडियम ने इलेक्ट्रॉन दिया है इसलिए सोडियम पे चार्ज कैसा आ गया, पॉजिटिव। और क्योंकि Cl ने इलेक्ट्रॉन लिया है इसलिए उस पर चार्ज आ गया नेगेटिव। बट Cl के पास अपने वैलेंस इलेक्ट्रॉन अभी भी हैं, तो वो बनाने पड़ेंगे 1 2 3 4 5 6 7। और एक इलेक्ट्रॉन उसको कहाँ से मिला है, सोडियम से, वो हो गया सोडियम वाला यहाँ पर। अब प्लस और माइनस में अट्रैक्शन होती है, तो प्लस माइनस अट्रैक्शन से ये दोनों आपस में अटैच हो जाएंगे और क्या क्रिएट कर लेंगे, NaCl क्रिएट कर लेंगे। इस तरीके से आप आयनिक कंपाउंड बना सकते हैं। ठीक है, एक और एग्जांपल देखते हैं इसका। जैसे हमें कह रहे हैं कि आप फॉर्म करके दिखाओ एल्यूमिनियम एल्यूमिनियम ऑक्साइड। हमें एल्यूमिनियम ऑक्साइड फॉर्म करना है। तो अगर आपको फॉर्मूला आता है वैलेंसी क्रिस क्रॉस करके, तो ये क्वेश्चन बहुत आसानी से हो जाएगा। जैसे आपको पता है कि Al पे कितना चार्ज होता है, +3। O पे कितना चार्ज होता है, -2। वैलेंसीज क्रॉस करेंगे तो फॉर्मूला बनने वाला है Al2O3। ठीक है, मतलब मुझे Al 2 लगेंगे और ऑक्सीजन मुझे 3 लगेंगे। तो पहले आपको Al लिखना है, फिर आपको O लिखना है। Al के लिए कॉन्फ़िगरेशन 2 8 3, O के लिए कॉन्फ़िगरेशन 2 एंड 6। ठीक है, तो आपको बस बैलेंस इलेक्ट्रॉन ही दिखाने होते हैं। तो Al के पास कितने वैलेंस इलेक्ट्रॉन है, 3। और कितने Al बनाने हैं हमने, 2 Al बनाने हैं, क्योंकि हमारे फॉर्मूले में 2 Al हैं। नेक्स्ट हमारे पास कौन है, ऑक्सीजन। ऑक्सीजन हमें कितने बनाने हैं, 3, 1 2 3। और ऑक्सीजन के पास अपने कितने इलेक्ट्रॉन, 6 इलेक्ट्रॉन। तो इसके पास भी अपने 6 वैलेंस, लाइकवाइज इसके पास भी अपने 6 वैलेंस। अब बस अब इलेक्ट्रॉन आपको ट्रांसफ़र कर देने हैं। हर एक O को 2 2 इलेक्ट्रॉन चाहिए। तो फर्स्ट इलेक्ट्रॉन गया इधर, इसका सेकंड इलेक्ट्रॉन गया इधर। इसके पास तो टोटल 8 हो गए। यहाँ एक इलेक्ट्रॉन बच रहा है, वो इधर चला जाएगा। और इस Al से एक इलेक्ट्रॉन इधर, तो इसके पास भी 2 हो गए। और सिर्फ 2 बचे हैं, तो लास्ट वाले O को 2 इलेक्ट्रॉन क्या कर दिए जाएंगे, ट्रांसफ़र कर दिए जाएंगे। तो हमने Al कितने यूज़ किए हैं, हमने Al यूज़ करे हैं 2। तो उनकी काउंट लिखनी है नीचे। और Al ने इलेक्ट्रॉन कितने रिलीज़ किए हैं, 3। तो रिलीज्ड इलेक्ट्रॉन लिखने हैं आपको ऊपर। लाइकवाइज आपके पास O है, और O ने कितने इलेक्ट्रॉन गेन किए हैं, 2। तो यहाँ -2 लगा देंगे। और टोटल O कितने हमारे पास, 3। तो यहाँ 3 लगा देंगे। क्योंकि O के पास अपने वैलेंस इलेक्ट्रॉन है, तो वो आपको दिखाने हैं 1 2 3 4 5 6। और 2 इलेक्ट्रॉन उसने किससे रिसीव किए हैं, एल्यूमिनियम से रिसीव किए हैं। अब Al एंड O आपस में कंबाइन होंगे तो क्या क्रिएट कर लेंगे, Al2O3 क्रिएट कर लेंगे। इस तरीके से आप क्या बना सकते हैं, आयोनिक कंपाउंड क्रिएट कर सकते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास प्रॉपर्टीज़ क्या होती हैं आयोनिक कंपाउंड की। तो पहली प्रॉपर्टी है कि इनका जो मेल्टिंग पॉइंट होता है वो क्या होता है, बहुत ज़्यादा हाई होता है। रीज़न क्या है, क्योंकि यहाँ पर कैटायन बनता है और एक बनता है एनायन। तो कैटायन एनायन में कैसी अट्रैक्शन होती है, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होती है। और अगर आप किसी सब्सटेंस को मेल्ट करना चाहते हो तो इस अट्रैक्शन को आपने क्या करना है, ब्रेक करना है। तो ये अट्रैक्शन यहाँ पर क्या होती है, काफ़ी स्ट्रॉन्ग अट्रैक्शन होती है, इस वजह से उसको तोड़ना थोड़ा डिफ़िकल्ट होता है। दैट इज़ वाई इनका मेल्टिंग पॉइंट क्या होता है, काफ़ी हाई होता है। दूसरी जो इनकी एबिलिटी है वो क्या कर सकते हैं, ये करंट कंडक्ट कर सकते हैं, अपने में से इलेक्ट्रिसिटी फ्लो करवा सकते हैं। बट ये 2 कंडीशंस में ऐसा कर सकते हैं। एक तो ये मोल्टन फॉर्म में ऐसा कर सकते हैं, और दूसरा ये एक्वस फॉर्म में ऐसा कर सकते हैं। अब मोल्टन एक्वस में ऐसा क्या हो जाता है कि मोल्टन फॉर्म और एक्वस फॉर्म में क्या रिलीज़ हो जाते हैं, हमारे पास आयंस रिलीज़ हो जाते हैं। और ये आयंस फिर क्या करते हैं, इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करवा देते हैं। ठीक है, अगर हम थर्ड पॉइंट के बारे में बात करें तो ये जो होते हैं, ये सॉल्वेंट जो होता है पोलर, उसके अंदर ये सॉल्युबल होते हैं। तो दीज आर सॉल्युबल इन पोलर सॉल्वेंट। पोलर सॉल्वेंट के अंदर ये सॉल्वेंट होते हैं। पोलर सॉल्वेंट का सबसे बेस्ट एग्जांपल होता है वाटर। मतलब इनको वाटर में आप डिज़ोल्व करोगे तो ये ईजिली क्या होते हैं, वाटर के अंदर डिज़ोल्व हो जाते हैं। ठीक है, तो ये हमारे पास प्रॉपर्टीज़ होती हैं आयोनिक कंपाउंड की। और हम अगले टॉपिक पे चलते हैं। अगले टॉपिक का नाम है एक्सट्रैक्शन। एक्सट्रैक्शन प्लस एक केस में आपको रिफाइनिंग भी करनी है, तो एक्सट्रैक्शन और रिफाइनिंग। सबसे पहले इसमें जो टर्म आती है उसका नाम होता है मिनरल। तो व्हाट इज़ मिनरल, मिनरल वो फॉर्म होती है, वो नेचुरल फॉर्म है। दिस इज़ अ नेचुरल फॉर्म, जिस फॉर्म में जो मेटल होता है वो अर्थ में क्या करता है, अर्थ के क्रस्ट पे क्या करता है, एग्जिस्ट करता है। जिस भी नेचुरल फॉर्म में मेटल अर्थ में एग्जिस्ट करता है उस नेचुरल फॉर्म का नाम होता है मिनरल। सेकंड हमारे पास होता है और। अब क्योंकि मिनरल आपके मल्टीपल हो सकते हैं एक एलिमेंट के, तो और बेसिकली क्या होता है, दिस इज़ दैट मिनरल जिसमें जो मेटल की परसेंटेज होती है
वो सबसे ज़्यादा होती है, मेटल की परसेंटेज सबसे हाई होती है। जैसे एग्जांपल के लिए हमारे पास कोई ए नाम का मेटल है, वो तीन फॉर्म में रहता है, तीन फॉर्म में रहता है, एक्स, वाई और जेड। तो ये एक्स वाई जेड इसके क्या है, मिनरल है। मेटल ए जो है वो अर्थ क्रस्ट में तीन फॉर्म में मिलता है, एक्स फॉर्म में, वाई फॉर्म में और जेड फॉर्म में। तो ये तीनों फॉर्म क्या है, इसकी मिनरल है। अब इन तीनों फॉर्म में सपोज एक्स के अंदर जो मेटल है वो 40% है, वाई में जो है वो 60% है और जेड में जो है ये 90% है। तो वो मिनरल जिसमें मेटल की परसेंटेज सबसे ज़्यादा होती है, उस मिनरल को हम लोग क्या लेके चलते हैं, और मान के चलते हैं। ठीक है, तो बेसिकली और एक मिनरल ही है। ठीक है, तो एक स्टेटमेंट में यहाँ लिख रहा हूँ कि ऑल ओर्स आर मिनरल बट ऑल मिनरल्स आर नॉट ओर। तो ये स्टेटमेंट हमारे पास क्या है, करेक्ट है या इनकरेक्ट है, ये आप लोग देख लेना। ठीक है, तो ऑल ओर्स आर मिनरल बट ऑल मिनरल्स आर नॉट ओर। अब हम लोग एक्सट्रैक्शन करना स्टार्ट कर रहे हैं। तो एक्सट्रैक्शन में जो हम लोग बेसिकली ओर पढ़ने वाले हैं वो दो टाइप के ओर पढ़ेंगे। पहले ओर का नाम है कार्बोनेट ओर, कार्बोनेट ओर, और दूसरे ओर का नाम है आपके पास सल्फाइड ओर, कार्बोनेट ओर एंड सल्फाइड ओर। अगर हम कार्बोनेट ओर को देखें तो कार्बोनेट ओर का पहला एग्जांपल हमारे पास क्या हो गया, लाइक वी हैव ZnCO3, ये कार्बोनेट ओर हो गया। तो कार्बोनेट ओर का जो पहला स्टेप होता है, मतलब उसको आपने एक्सट्रैक्ट करना है, तो उसके पहले स्टेप का नाम होता है कैल्सिनेशन। फर्स्ट स्टेप इज कैल्सिनेशन। कैल्सिनेशन का मीनिंग होता है कि हमारे पास जो मेटल का कार्बोनेट है, इस मेटल कार्बोनेट को आप एयर की एब्सेंस में हीट कर रहे हो, और एब्सेंस में हीट करने पर मेटल का ऑक्साइड बन जाता है और CO2 गैस क्या होती है, रिलीज हो जाती है। ठीक है, बेसिकली जैसे आपको हीटर है या ओवन है, उस टाइप से जो हीट प्रोड्यूस होती है उससे आपको क्या करना है, इसको हीट अप करना है। तो जिंक कार्बोनेट ब्रेक हो जाता है ZnO+CO2 में, ये हो गया आपका मेटल का ऑक्साइड। सेकेंड स्टेप का नाम होता है रिडक्शन। सेकेंड स्टेप इज रिडक्शन। रिडक्शन में हम लोग क्या करेंगे, ये जो मेटल का ऑक्साइड बनता है इसमें हम डाल देंगे कोक या कार्बन। तो कार्बन क्या करेगा, ओ को अपने साथ अटैच कर लेगा, जिंक हमारा अलग हो जाएगा और कार्बन मोनोऑक्साइड गैस हमारी क्या हो जाएगी, यहाँ पर रिलीज हो जाएगी। ठीक है, तो ऐसे आप कार्बोनेट और की क्या कर सकते हो, एक्सट्रैक्शन कर सकते हो। बस ध्यान रखना है कार्बोनेट और का जो पहला स्टेप है वो कैल्सिनेशन होता है और दूसरा स्टेप उसका रिडक्शन है। कैल्सिनेशन में हमें ओर को हीट करना है इन एब्सेंस ऑफ एयर। यहाँ जो ओर हमारे पास है उसको एब्सेंस ऑफ एयर में हीट किया जाएगा, एब्सेंस ऑफ एयर। एयर की एब्सेंस में हीट करने पर वो मेटल का ऑक्साइड क्रिएट करेगा। फिर इस मेटल के ऑक्साइड में कार्बन डालेंगे, कोई रिड्यूसिंग एजेंट इसमें डाला जाएगा जो इसको रिड्यूस करके मेटल अलग कर देगा और कार्बन मोनोऑक्साइड गैस हमारे पास अलग हो जाएगी। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास है सल्फाइड और, सल्फाइड और। ये जो सल्फाइड ओर है इसका पहला एग्जाम्पल हमारे पास होता है ZnS। और इसकी एक्सट्रैक्शन के लिए जो पहला स्टेप है उस पहले स्टेप का नाम होता है रोस्टिंग। फर्स्ट स्टेप इज़ रोस्टिंग। तो आप क्या करोगे, मेटल का सल्फाइड और लिया, उसमें आपने डाला O2, रिजल्ट में आपको क्या मिल जाएगा, मेटल का ऑक्साइड, और साथ में कौन सी गैस रिलीज हो जाती है, SO2 गैस रिलीज हो जाती है। ठीक है, इसकी मैं आपको बैलेंसिंग के लिए डायरेक्ट बता देता हूँ कि आपको यहाँ 2 लगाना है, यहाँ 3 लगाना है, यहाँ 2 लगाना है और यहाँ 2 लगाना है। तो जब भी सल्फाइड और आपको मिलेगा तो हमेशा बैलेंसिंग क्या होती है, 2 3 2 2 होती है। और सेकंड स्टेप अब आपका सिमिलर है, सेकंड स्टेप में आपको क्या करना है, रिडक्शन करना है। तो मेटल का जो ऑक्साइड बना था ZnO, इसमें डाला जाएगा कार्बन, तो जिंक अलग हो जाएगा और कार्बन मोनोऑक्साइड गैस आपकी अलग हो जाएगी। ठीक है, इसको आप बैलेंस कर लेना। दूसरा जो एग्जाम्पल हमारे पास होता है वो होता है HGS। HGS मर्क्यूरी का और होता है जिसका नाम क्या होता है, सिनेबार होता है। और इसके लिए भी पहला स्टेप हमारे पास रोस्टिंग है। रोस्टिंग में क्या करना है, मेटल का सल्फाइड लिया, उसमें डाल दिया आपने O2, तो रिज़ल्ट में क्या बन जाएगा, HgO प्लस में SO2। बैलेंस करेंगे तो यहाँ 2, यहाँ 3, यहाँ 2 एंड 2। ठीक है, सेकेंड स्टेप रिडक्शन है। तो इसके लिए आपको कोई स्पेशल रिड्यूसिंग एजेंट की नीड नहीं है। अगर आप सिंपल मेटल की ऑक्साइड को क्या कर देंगे, हीट कर देंगे, तो हीट करने पे मर्करी जो होता है वो लिक्विड फॉर्म में अलग हो जाता है और ऑक्सीजन गैस हमारी क्या होती है, रिलीज हो जाती है। ठीक है, तो ये सल्फाइड और के दो टाइप हो गए। तीसरा हमारे पास होता है सल्फाइड और में कॉपर सल्फाइड विच इज़ CU2S। ठीक है, पहला स्टेप सिमिलर है, पहले स्टेप में हमें क्या करनी है, रोस्टिंग करनी है। तो हम कॉपर सल्फाइड लेंगे,
और इसमें डाल देंगे O2, तो क्या रिजल्ट आ जाएगा, कॉपर का ऑक्साइड बन जाता है और साथ में SO2 गैस रिलीज हो जाती है। और इसकी भी बैलेंसिंग हमारे पास क्या होगी, 2 3 2 एंड 2 होगी। सेकेंड स्टेप में आपको रिडक्शन करना है, तो आपने मेटल का ऑक्साइड लिया। अब इसमें कोई स्पेशल रिड्यूसिंग एजेंट डालने की नीड नहीं है, ये जो इसका ओर है वही क्या हो जाता है, इसका रिड्यूसिंग एजेंट बन जाता है। इसी ओर को इसमें आप डालोगे तो कॉपर अलग हो जाएगा और SO2 गैस हमारी क्या होती है, रिलीज हो जाती है। ठीक है, तो यहाँ से आपको क्या मिल जाता है, कॉपर मिल जाता है। अब ये जो कॉपर हमें मिला है, स्टिल इसमें क्या प्रेजेंट होती हैं, इम्प्योरिटीज़ प्रेजेंट होती हैं। तो अब इसे हमें क्या करना पड़ेगा, रिफाइन करना पड़ेगा। तो इसकी रिफाइनिंग और इसके एक्सट्रैक्शन काफ़ी इंपॉर्टेंट है, अलग से ये क्वेश्चन एग्जाम में 5 मार्क का आता है। सबसे पहले तो आपको एक कंटेनर लेना है। इस कंटेनर में आपको क्या डाल देना है, कॉपर सल्फेट डाल देना है। इसमें आपने क्या फिल कर दिया, कॉपर सल्फेट फिल कर दिया। यहाँ पर आप 2 इलेक्ट्रोड बनाएंगे। ये फर्स्ट इलेक्ट्रोड हो गया, ये हमारा सेकंड इलेक्ट्रोड हो गया। और इनको कनेक्ट कर देंगे, इसको प्लस से, इसको माइनस से। ये जो इलेक्ट्रोड हम लोग बना रहे हैं, दिस इलेक्ट्रोड, अच्छा नेगेटिव साइड पे जो कनेक्ट होता है उसका नाम तो होता है कैथोड, जो पॉजिटिव साइड पे कनेक्ट होता है उसका नाम होता है एनोड। तो हमने क्या किया है, कैथोड पर हमने कौन सी रॉड ली है, कैथोड पर हमारे पास होता है प्योर कॉपर। एनोड पे हम कौन सी रॉड लेके चलते हैं, एनोड पे हमारे पास होता है इम्प्योर कॉपर। ठीक है, इलेक्ट्रोलाइट हमने क्या लिया है इस रिएक्शन के लिए, इलेक्ट्रोलाइट हमारा हो गया कॉपर सल्फेट। ठीक है, दिस इज इलेक्ट्रोलिटिक टैंक, इलेक्ट्रोलिटिक टैंक। तो जैसे आप रिएक्शन स्टार्ट करोगे देखा जाएगा कि हमारे पास जो कॉपर है, ठीक है, एनोड की रोड में से निकलेगा और जाके कहाँ डिपॉजिट होने लग जाएगा, वो जाएगा सॉल्यूशन में। ठीक है, यहाँ से कॉपर निकलेगा रॉड से और वो कहाँ जाएगा, सॉल्यूशन में। किस फॉर्म में जाएगा, Cu+2 के फॉर्म में जाएगा। फिर ये सॉल्यूशन से 2 इलेक्ट्रॉन गेन करेगा और कहाँ जाके डिपॉजिट होने लग जाएगा, प्योर कॉपर की जो रॉड थी उसके ऊपर आके ये डिपॉजिट होने लग जाएगा। तो विथ टाइम जो कॉपर की जो इलेक्ट्रोड है कैथोड वाली, उसकी जो विड्थ है या जो उसका साइज़ है वो बढ़ना स्टार्ट हो जाएगा और एनोड वाले का साइज़ घटना स्टार्ट हो जाएगा। तो हो क्या रहा है बेसिकली कि एनोड पर होता है ऑक्सीडेशन। तो हमारे पास जो कॉपर सॉलिड था, हम लोग कौन से टर्मिनल की बात कर रहे हैं, एनोड टर्मिनल की बात कर रहे हैं। ठीक है, इसको बेसिकली ये क्या करेगा, एनोड पे ऑक्सीडेशन होता है तो ये कॉपर+2 एक्वस में कन्वर्ट हो जाएगा और साथ में कितने इलेक्ट्रॉन रिलीज़ कर देगा, 2 इलेक्ट्रॉन रिलीज़ कर देगा। अब जो कैथोड पे हमारे पास क्या होता है, कौन सा रिएक्शन होगा कि सॉल्यूशन में जो हमारे पास कॉपर+2 है वो 2 इलेक्ट्रॉन गेन कर लेगा और किस में कन्वर्ट हो जाएगा, कॉपर सॉलिड में आके कन्वर्ट हो जाएगा और कहाँ डिपॉजिट होने लग जाएगा, कैथोड के ऊपर आके डिपॉजिट होने लग जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से जो आपको कॉपर मिलता है, दिस कॉपर इज़ 99.99% प्योर कॉपर। ये बिल्कुल 99.99% प्योर कॉपर होता है। ठीक है, तो कॉपर के ऊपर अलग से क्वेश्चन आ सकता है कि कॉपर की एक्सट्रैक्शन बताओ, कॉपर की रिफाइनिंग बताओ। तो इसको थोड़ा सा आपको लैंग्वेज में लिखना है, डायग्राम बिल्कुल करेक्ट बनाना है। अच्छा, एक चीज़ यहाँ पे आपको ध्यान देना है कि जितनी भी इम्प्योरिटीज़ एनोड में से निकलती हैं वो सारी इम्प्योरिटीज़ एनोड के नीचे आके कलेक्ट हो जाती हैं और इन इम्प्योरिटीज़ का नाम हम लोग क्या रखते हैं, एनोड मड रखते हैं। ठीक है, ये जो इम्प्योरिटीज़ हमारे मिनरल के अंदर या ओर के अंदर प्रेजेंट होती हैं, बेसिकली ओर में जो प्रेजेंट होती हैं, इन इम्प्योरिटीज़ को क्या बोला जाता है, गैंग बोला जाता है। तो गैंग बेसिकली क्या है, इम्प्योरिटीज़, इम्प्योरिटीज़ इन ओर, ओर में जितनी भी इम्प्योरिटीज़ हैं उसको बोलते हैं हम लोग गैंग। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास है सोडियम। तो सोडियम का जो सोर्स है वो हमारे पास होता है NaCl। इसको हम कौन सी फॉर्म में लेके यूज़ करते हैं, मोल्टन फॉर्म में। इसके लिए भी हमें क्या बनाना है, एक इलेक्ट्रोलिटिक टैंक बनाना है। इस टैंक में आप क्या फिल कर दोगे, मोल्टन NaCl फिल कर दोगे। इसमें डाल दिया हमने मोल्टन NaCl। ठीक है, मोल्टन फॉर्म में मतलब लिक्विड फॉर्म में है। फिर यहाँ भी 2 इलेक्ट्रोड लगा देंगे। ये इलेक्ट्रोड हम लोग ग्रेफाइट के ले सकते हैं, किसी मेटल की रॉड की ले सकते हैं। और इसको हमने कनेक्ट कर दिया किसके साथ, बैटरी के साथ। नेगेटिव साइड से कनेक्ट होने वाला टर्मिनल इज कैथोड एंड पॉजिटिव साइड से कनेक्ट होने वाला इज एनोड। तो दिस इज एनोड। अब रिएक्शन में क्या होगा, एनोड पर क्या होगा, कैथोड पर क्या होगा, एनोड एंड कैथोड। आपको यही रिएक्शन लिख के दिखानी होती हैं।
एनोड पे होता है ऑक्सीडेशन, तो हमारे पास जो Cl माइनस था वो किस में कन्वर्ट हो जाएगा, Cl में कन्वर्ट हो जाएगा, और इलेक्ट्रॉन क्या कर देगा, वो रिलीज़ कर देगा। बट आपको पता है कि नेचर में क्लोरीन जो होता है वो Cl2 की फॉर्म में रहता है, तो यहाँ पे आपको 2 करना पड़ेगा, और इलेक्ट्रॉन्स भी कितने रिलीज़ होंगे, 2। कैथोड में हमारे पास कौन था, Na+ था, वो क्या करेगा, उस रिलीज इलेक्ट्रॉन को लेगा और किस में कन्वर्ट हो जाएगा, Na सॉलिड के अंदर आके कन्वर्ट हो जाएगा। अब क्योंकि यहाँ से 2 इलेक्ट्रॉन रिलीज हुए थे, तो ये 2 Na+ होंगे, और कितने सोडियम निकलेंगे आपके, 2 सोडियम निकलेंगे। ओके, तो जो हमारे पास NaCl था, जब इसमें से क्या पास करते हैं, करंट पास करते हैं, NaCl कौन सी फॉर्म में, मोल्टन फॉर्म में है, तो Na आपका अलग हो जाता है सॉलिड फॉर्म में, और Cl2 गैस हमारी क्या हो जाती है, रिलीज़ हो जाती है। तो आपसे ऐसा पूछ सकता है कि Cl2 कौन से टर्मिनल पे रिलीज़ हुई है, तो Cl पे कैसा चार्ज होता है, नेगेटिव, तो A4 क्या होता है आपके पास, एनायन, और A4 हमारे पास क्या होता है, एनोड। तो कौन सी गैस कहाँ रिलीज़ होती है, जो एनायन बनाती है गैस, बेसिकली जैसे आपके पास सपोज आप वाटर का इलेक्ट्रोलिसिस कर रहे हो, तो उसमें H+ निकलेगा एंड O-2 निकलेगा, तो ये हमारे पास एनायन हो गया। तो ये कहाँ कलेक्ट होगा, एनोड पे, क्योंकि A4 एनायन, A4 एनोड, और प्लस मतलब ये हमारे पास कौन है, कैटायन, तो C4 कैटायन, दैट मीन्स C4 कैथोड। तो H+ मतलब H2 कलेक्ट हो जाएगा कैथोड पे, और O2 कलेक्ट हो जाएगा एनोड पे। वैसे यहाँ पे Cl पे नेगेटिव चार्ज था, तो Cl कहाँ कलेक्ट हो जाएगा, मतलब क्लोरीन गैस कहाँ कलेक्ट हो जाएगी, एनोड टर्मिनल पे, और सोडियम हमारे पास क्या हो जाएगा, सोडियम फॉर्म में आपको मिल जाएगा। ठीक है, तो ये हमारे पास एक ओवरऑल चैप्टर था। अब छोटे मोटे इसमें से आपके पास एक्स्ट्रा चीज़ें हैं, स्टफ है, जो आपको समझा देता हूँ फटाफट। ओके, लेट्स टॉक अबाउट एलॉयज़। एलॉयज़ बेसिकली होते क्या हैं, ये होमोजीनियस मिक्सचर होते हैं, दीज आर होमोजीनियस मिक्सचर। और ये होमोजीनियस मिक्सचर किसके हो सकते हैं, मेटल्स के, या फिर मेटल एंड नॉन मेटल के। उनको हम लोग क्या बोलते हैं, एलॉय कहते हैं। तो कुछ स्पेसिफिक एलॉयज़ आपको ध्यान रखने हैं। फर्स्ट एलॉय जो हमें ध्यान रखना है वो हमारे पास है ब्रास। और ब्रास में कौन कौन से कॉन्स्टिट्यूएंट होते हैं, एक होता है कॉपर, दूसरा हमारे पास होता है जिंक, सेकंड हमारे पास होता है ब्रॉन्ज। ब्रॉन्ज के अंदर कौन कौन से मेटल होते हैं, एक कॉपर होता है, दूसरा होता है टिन, थर्ड हमारे पास होता है ड्यूरेलियम। ओके, ड्यूरेलियम भी कहते हैं इसको, या फिर इसका दूसरा नाम क्या होता है, ड्योर एल्यूमीन भी होता है। ठीक है, इसको हम ऐसे भी कह सकते हैं, दिस इज ड्योर एल्यूमीन, ये भी इसका नाम होता है। तो आपके पास यहाँ 4 मेटल होते हैं, एक एल्यूमिनियम है, देन कॉपर है, देन मैग्नीशियम है, देन आपके पास मैंगनीज है। ठीक है, फोर्थ हमारे पास होता है जर्मन सिल्वर। जर्मन सिल्वर, इसमें क्या क्या होता है, कॉपर, जिंक एंड निकल। फिफ्थ हमारे पास होता है स्टेनलेस स्टील। स्टेनलेस स्टील, स्टेनलेस स्टील में होता है आयरन, क्रोमियम एंड निकल, दिस इज क्रोमियम। एंड सिंपल स्टील अगर आपके पास हो, तो स्टील में हमारे पास होता है आयरन एंड कार्बन। और लास्ट हमारे पास है सोल्डर, इसमें हमारे पास होता है टिन एंड लेड। कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आपको ध्यान रखने हैं, क्वेश्चंस ध्यान रखने हैं, जैसे कि हम लोग प्लेटिनम हो गया, या आपके पास गोल्ड है, या आपके पास सिल्वर है, इससे हम लोग ज्वेलरी बेसिकली क्यों बनाते हैं, ज्वेलरी मैन्युफैक्चरिंग क्यों करते हैं, क्योंकि पहला जो रीज़न ये क्या होते हैं, लीस्ट रिएक्टिव होते हैं, दीज आर लीस्ट रिएक्टिव। और दूसरा रीज़न क्या होते हैं, ये लस्ट्रस होते हैं, दीज आर हाईली लस्ट्रस। ठीक है, सेकेंड पॉइंट हमारे पास आ गया कि सोडियम पोटेशियम को हम लोग, सोडियम पोटेशियम को कैरोसिन में स्टोर करके क्यों रखते हैं, ये हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं कि इसको कैरोसिन ऑयल में क्यों डालते हैं, क्योंकि एयर में डालेंगे तब रिएक्ट कर जाएगा, वाटर में डालेंगे तब रिएक्ट कर जाएगा, तो इसको किस में डाल के रखते हैं, कैरोसिन में डाल के रखते हैं। तीसरा हमारे पास है कि अगर आप एल्यूमिनियम लेते हो और उसको आप किस में डिप कर दो, या उसको किस में डाल दो, आप निट्रिक एसिड में डाल दो, HNO3 में, तो हमारे पास क्या होता है, रिएक्शन नहीं होता। ठीक है, तो इसका रीज़न क्या होता है, क्योंकि यहाँ पर कौन सी लेयर होती है इसके ऊपर प्रेजेंट, ऑक्साइड लेयर प्रेजेंट होती है, जो इसकी रिएक्शन को क्या करती है, रोकती है, या बहुत कम रिएक्शन करवाती है, कंप्लीट रिएक्शन आपका होता नहीं, क्योंकि ऑक्साइड लेयर यहाँ पे प्रेजेंट होती है। ठीक है, और ऑक्साइड लेयर किस नेचर की होती है, पैसिव नेचर की होती है, मतलब नॉन रिएक्टिव होती है, दिस इज ऑफ पैसिव नेचर। नेक्स्ट हमारे पास है कि जो कैल्शियम है या जो मैग्नीशियम है, वो कभी भी फ्री स्टेट में क्यों नहीं मिलते,
फ्री स्टेट में एग्जिस्ट क्यों नहीं करते। तो फ्री स्टेट में वही एग्जिस्ट करेगा जो क्या होता है लीस्ट रिएक्टिव होता है, लाइक प्लेटिनम, गोल्ड, सिल्वर। बट क्योंकि ये क्या होते हैं, हाईली रिएक्टिव होते हैं, दीज आर हाईली रिएक्टिव मेटल्स, दैट इज़ वाई वो क्या होते हैं, अदर एलिमेंट्स के साथ कंबाइन कर जाते हैं, उनके साथ रिएक्ट कर जाते हैं, अदर एलिमेंट्स के साथ रिएक्ट कर जाते हैं, और अलग अलग टाइप के क्या क्रिएट कर देते हैं, कंपाउंड्स क्रिएट कर देते हैं। इसलिए वो कभी भी हमें फ्री स्टेट में नहीं मिलते हैं। फिफ्थ क्वेश्चन हमारे पास हो गया कि जो हॉट वाटर टैंक्स होते हैं, हॉट वाटर टैंक्स वो हम लोग किससे बनाते हैं, कॉपर से क्यों बनाते हैं। तो सिंपल सा रीज़न है कि ये बेसिकली क्या होता है, अच्छा कंडक्टर होता है किसका, हीट का, इसलिए इसको हम किससे बनाते हैं, कॉपर से बनाते हैं। सिक्स हमारे पास है कि एक्वा रीजिया क्या होता है, व्हाट इज़ एक्वा रीजिया। तो एक्वा रीजिया 3:1 का मिक्सचर होता है, इसमें आपने क्या लिया होता है, कॉन्सेंट्रेटेड HCl और साथ में कॉन्सेंट्रेटेड HNO3, इनका ये मिक्सचर होता है। और इसका काम क्या होता है, ये किसको डिज़ोल्व कर सकता है, गोल्ड को ये डिज़ोल्व कर सकता है। ठीक है, एलॉयज़ मैंने आपको बता ही दिए हैं, एक्सट्रैक्शन वगैरह सारी कंप्लीट हो चुकी हैं। तो ये हमारे पास था कंप्लीट चैप्टर। आई होप चैप्टर आपको पसंद आया होगा, और चैप्टर अगर आपको अच्छा लगा है और आप चाहते हैं कि बाकी सब चैप्टर्स की भी सीरीज़ आए, तो मेक श्योर टू सब्सक्राइब टू दिस चैनल, द गेमोट्रॉफिक गाय। ओके, दिस इज़ माई अनदर चैनल। आई विल हाईली अप्रिशिएट अगर आप इस चैनल पर जाकर इसको सब्सक्राइब करते हैं। ओके, तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।